तो यहाँ हम देखेंगे आज पर्यावरण प्रदूषण के तहत वायु प्रदूषण की हम चर्चा कर रहे थे। हमने कल देखा था वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं, वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, वे कौन-कौन सी मानवीय गतिविधियों के क्षेत्र हैं, जहाँ से एक व्यापक पैमाने पर या बड़े मात्रा पर प्रदूषण का जन्म होता है। जिसमें हमने 5-6 चुनिंदा मानव के गतिविधियों वाले क्षेत्रों को देखा। इसके तहत प्रदूषण किस तरीके से जन्म लेता है और किस प्रकार व्यापक पैमाने पर वातावरण को प्रदूषित करने का काम करता है, वायु को प्रदूषित करने का काम करता है। तो इसे हम थोड़ा-सा विस्तार से देखेंगे अभी। तो कल हमने पॉइंट वाइज़ देखा, बिंदुवार तरीके से देखा था कि वायु प्रदूषण के कौन-कौन से स्रोत हैं, उसी को हम थोड़ा-सा विस्तार रूप आज देंगे। यहाँ हम मानव निर्मित स्रोत की चर्चा कर रहे थे। मानव निर्मित स्रोत अर्थात मानव के द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधियाँ जिससे कि पर्यावरण में हानिकारक धूल, धुआँ, गैस और ऐसे अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जो वायु के स्वाभाविक विशेषताओं में परिवर्तन कर दें। इनमें सबसे पहला कारक जो हमने देखा था, वह था तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से वायु प्रदूषण में अपना योगदान देती है, एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो कहते हैं कि वर्तमान समय में विश्व की आबादी जो है, वो 7 अरब के करीब है। 8 अरब के लगभग है। यह 8 अरब की आबादी प्रतिदिन अ, अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ करता है जो अ, वायु में अवांछित पदार्थों को मिलाने का काम करता है। मसलन उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ कि 8 करोड़ की आबादी 8 अरब की आबादी विश्व स्तर पर यदि दुपहिया वाहनों का उपयोग कर रहा है या 4 पहिया वाहनों का उपयोग कर रहा है, तो इनके माध्यम से निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा या सल्फर डाइऑक्साइड, उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, धुआँ इत्यादि। ये सारे कार्य मानव की दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि वायु प्रदूषण का सब संभवतः सबसे बड़ा स्रोत अगर हम कहें तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तो गलत नहीं होगा क्योंकि सारे क्रियाकलाप मानव की आबादी से जुड़े हुए हैं, मानव की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अगर जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान रफ्तार यही रही, तो वर्तमान दर के अनुसार कहा जाता है कि आने वाले 35 वर्ष में आबादी दोगुनी हो जाएगी और जब दोगुनी आबादी होगी तो संसाधनों पर एक दबाव पड़ेगा। प्रकृति में मौजूद जो भी संसाधन हैं, उन पर एक अप्रत्याशित दबाव पड़ेगा और जिसके परिणाम स्वरूप आप पाएँगे कि वायु प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि होगी, चाहे वह हानिकारक गैसों में हो या फिर अन्य किसी रूप में। मसलन उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को रहने के लिए मकान चाहिए, घर चाहिए, भूमि चाहिए। भूमि की मात्रा सीमित है, अगर उसे और भूमि की आवश्यकता है तो उसे वन विनाश करना होगा, अर्थात जंगलों को तेज गति से काटेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं जंगलों को काटने के लिए उसे आग लगाया जाता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक प्रदूषण का एक क्षेत्र सृजित होता है
जो जाना जाता है वनों की कटाई और उसके जलने के तौर पर। साथ ही जैविक ईंधन का प्रयोग बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जितने भी साधन हैं, जिनका मानव उपयोग करता है और ख़ास तौर पर ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग करने की दर में एकाएक वृद्धि होने लगेगी। जितने लोग, उतना उपभोग की मात्रा और यह वायु प्रदूषण को और भी ज़्यादा गंभीर बना देता है। इसके बाद हम बात करें मानव निर्मित वायु प्रदूषण के दूसरे स्रोत पर। यह तो था तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो किस प्रकार से असर डालता है वायु प्रदूषण पर। इसके बाद हम बात करें दूसरा, तो कहा जाता है दूसरा प्रमुख स्रोत है अग्नि एवं उत्खनित ईंधनों का जलना। अग्नि एवं उत्खनित ईंधनों का जलना। अग्नि तो यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन ये उत्खनित ईंधन क्या होता है? तो आपने सुना होगा खनिज ईंधन। इसी खनिज ईंधन को ही उत्खनित ईंधन कहा जाता है। और खनिज ईंधन में मुख्य तौर पर जो शामिल होते हैं वो हैं कोयला, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम में ही शामिल किए जाते हैं डीजल, और इसके साथ ही पेट्रोल। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ये सारे एक तरह से खनिज ईंधन के स्रोत हैं, खनिज ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। और कहा जाता है कि जब इनको जलाया जाता है अग्नि के रूप में, यदि हम लकड़ी का प्रयोग करें या अन्य किसी रूप में भी हम आग जलाते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, चाहे वह हमारे दैनिक जीवन की ही का ही हिस्सा क्यों ना हो। साथ ही हम अपने और अन्य रूप में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, रसोई घर में प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं, बिजली या विद्युत बनाने हेतु, विद्युत निर्माण हेतु। कहा जाता है ये सारी क्रियाएं तो संपन्न हो जाती है, किंतु इसके बाद अवशिष्ट पदार्थ के रूप में हानिकारक जहरीले धुएं और गैसों का सामना करना होता है हमारे वातावरण को। और वातावरण में या वायुमंडल में यहाँ से निकलने वाले उत्सर्जित हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा सीसा और इत्यादि बहुत सारी हानिकारक गैसें, जहरीली गैसें हमारे वातावरण में विलीन हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण का एक भयावह रूप अस्तित्व में आता है, हमें देखने को मिलता है। अगर हम आगे बढ़ें तो नंबर 3 पर जो मानवीय स्रोत है, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण का जन्म होता है, वह है मोटर गाड़ियों से निकले उद्गार। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखते हैं, विस्तार रूप में। वायु प्रदूषण से निकले उद्गार, ये मानवीय स्रोतों में तीसरा प्रमुख स्रोत माना जाता है, प्रधान स्रोत, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण में एकाएक वृद्धि होने लगती है। और ये कैसे होती है? तो वायु प्रदूषण में उपयोग किया जाता है ज्वलनशील ईंधन,
ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग आप पाएँगे कि जैसे-जैसे मनुष्य तरक्की करते जा रहा है नित नए विकास के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। हम देख रहे हैं परिवहन के नए-नए साधन लगातार विकसित होते जा रहे हैं और अच्छा यहाँ पर त्रुटिवश मैंने वायु प्रदूषण लिखा हुआ है, इसे काट लीजिएगा। यह है मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ियों से निकले उद्गार। मोटर गाड़ियों में उपयोग किया जाता है ज्वलनशील पदार्थों का। ये ज्वलनशील पदार्थ क्या हैं? तो मुख्य तौर पर ज्वलनशील पदार्थों में पेट्रोल को शामिल किया जाता है और डीजल। डीजल के अतिरिक्त एक और ज्वलनशील पदार्थ है जिसे हम कहते हैं सीएनजी। ये मुख्यतः एक गैस मोटर वाहनों में, विशेष तौर पर 4 पहिया वाहनों में अ, उनके इंजन को चलाने हेतु उपयोग किया जाता है। प्रकृति में मौजूद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पेट्रोलियम पदार्थों के तौर पर पाए जाते हैं और कहा जाता है कि जब इनका दोहन किया जाता है या दहन किया जाता है, जब इनको जलाया जाता है, तो एक बड़े पैमाने पर हानिकारक गैसें मोटर वाहनों के माध्यम से या बाइक, स्कूटी कार, ट्रक, बस, वायुयान इत्यादि के माध्यम से हानिकारक पदार्थ बाहर आता है और यह वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। माना जाता है कि 75% वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है कौन? मोटर गाड़ियों से निकलने वाले उद्गार या ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग अर्थात पेट्रोल, डीजल इत्यादि। कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्सर्जित होती है 77% अर्थात मोटर वाहनों के चलने से उनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड 77% उत्सर्जित होती है। वहीं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें यदि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 8% वायुमंडल में उत्सर्जित होती है और वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन की मात्रा 14% होती है जो कि वायुमंडल में किसी न किसी रूप में उत्सर्जित होती है जब हम मोटर गाड़ियों का मोटर वाहनों का उपयोग करते हैं। ऐसे वाहनों का उपयोग करें हम परिवहन के साधनों में जिसमें जैविक ईंधन का उपयोग होता हो तो विशेष तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा अन्य हानिकारक गैसें भी उत्सर्जित होती हैं किंतु इन 3 गैसों की मात्रा सबसे ज़्यादा मानी जाती है और वायु प्रदूषण में 75% योगदान के साथ सबसे बड़ा प्रदूषण का स्रोत माना गया है मोटर गाड़ियों का बेतहाशा प्रयोग, जो वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। मानवीय स्रोतों में चौथा प्रमुख स्रोत है जिसे हम वायु प्रदूषण के प्रति जिम्मेदार मानते हैं, वह है तीव्र औद्योगीकरण। आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आगाज़ हुआ था और उसके बाद आधुनिक तरीके से नए सिरे से उद्योग स्थापित करने का एक चलन बन पड़ा।
ऐसे-ऐसे आधुनिक उद्योग स्थापित किए जाने लगे, उसमें मशीनें बहुत ही आधुनिक किस्म की लगाई जाने लगीं और वस्तुओं का उत्पादन व्यापक मात्रा में होने लगा। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम था कि जैसे-जैसे उद्योग स्थापित होते गए, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण की संख्या में वृद्धि होती गई। कहा जाता है कि वर्तमान में लगभग 20% वायु प्रदूषण के प्रति औद्योगीकरण या उद्योग जिम्मेदार हैं। अर्थात विश्व में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, इंडस्ट्री लगे हुए हैं, वायु प्रदूषण में इनका योगदान दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि लगभग 20% के करीब वायु प्रदूषण का जो अ, वायु प्रदूषित करने में योगदान है, वो इंडस्ट्री का है, उद्योग का है। ये उद्योग बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन विशेष तौर पर कुछ उद्योग हैं। उत्तरदायी उद्योग, जिनका वायु प्रदूषण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है, तो मुख्य तौर पर इसमें सबसे पहले नाम आता है रसायन उद्योग। इसके पश्चात अगला नाम है सूती वस्त्र उद्योग या सूती मिल। इसके अलावा हम देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के मेटल्स या धातु बनाने वाली कंपनियां हैं, धात्विक उद्योग या कंपनियां। इसके अतिरिक्त हम देखें धात्विक कंपनियों के अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी जहां कच्चे तेल को शोधन किया जाता है और उसको उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा उत्खनन का क्षेत्र, अर्थात खनिज पदार्थ जहाँ निकाले जाते हैं। उसके अतिरिक्त हम देखें सिंथेटिक रबर उद्योग। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग को भी हम शामिल कर सकते हैं। ये सभी वे उद्योग हैं जहाँ से व्यापक मात्रा में हानिकारक जहरीली गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं और कहा जाता है कि इसके बाद फिर वायु प्रदूषण अपने चरम सीमा को प्राप्त कर जाती है। कुछ हानिकारक गैसें हैं जो इन उद्योगों से निकलती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CO, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, उसके अलावा H2S, उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सभी उत्सर्जित गैसें हैं या इन सभी अ, उद्योग हैं जहाँ पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं। इनके माध्यम से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, उन हानिकारक गैसों में कुछ प्रमुख गैसें हैं जिनका वायु प्रदूषण के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। ये उन गैसों के नाम हैं। इसके बाद अंतिम रूप से हम अगर देखें तो मानवीय स्रोत, वे मानवीय स्रोत जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, उसमें हम पांचवा मानवीय स्रोत देखेंगे कृषि संबंधी कार्य के रूप में। कृषि संबंधित क्रियाएं,
वे कौन-कौन सी मानव की क्रियाएँ हैं जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है? तो उसमें कृषि या एग्रीकल्चर का भी नाम शामिल किया जाता है। विशेष तौर पर जब उर्वरक उपयोग की बात आए, उर्वरक उपयोग के माध्यम से हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं और जो वातावरण में एक लंबे समय तक विद्यमान रहता है और यह वायु को अ, नुकसान पहुँचाता है, शुद्ध वायु को कहीं न कहीं प्रदूषित करने में अपना योगदान देता है। विशेष तौर पर रासायनिक उर्वरक, उसके अलावा कीटनाशक और ये कीटनाशक कैसे होते हैं? तो कहा जाता है कि ये कीटनाशक रासायनिक दृष्टि से बनाए गए होते हैं, ना कि जैविक होते हैं। इसके अलावा पराली जलाना, अर्थात आपने देखा होगा खेतों में जब फसलें कट जाती हैं, तो उनके ठूँठ शेष रह जाते हैं और विशेष तौर पर उत्तर भारत में कहा जाता है कि उन ठूँठों को जला दिया जाता है और जलाने के परिणाम स्वरूप आप पाएँगे कि आस-पास के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा धुआँ फैल जाता है। यह एक तरह से जहरीली गैस है, हानिकारक गैस है, जो शुद्ध वायु को प्रदूषित करने का कार्य करती है। उसके अलावा फसलों में कीटनाशकों का, रसायनों का छिड़काव होता है और लेकिन छिड़काव के बाद वह वायु में भी मिल जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वायु प्रदूषित हो जाती है। अंतिम रूप से अगर हम कुछ अन्य गतिविधियों की बात करें, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण का जन्म होता है या अन्य कार्य या अन्य स्रोत की बात करें, तो इसमें मुख्य तौर पर हम युद्ध को शामिल करेंगे। युद्ध में बहुत सारे हथियारों का, अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग किया जाता है, विशेष तौर पर न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर या परमाणु बम। परमाणु बम या न्यूक्लियर हथियार का जब उपयोग किया जाता है, तो कहते हैं कि इसके परीक्षण के परिणाम स्वरूप या 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया था और उसके प्रभाव का जब अवलोकन किया गया, तो आप पाएँगे कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ। वायु में ऐसे-ऐसे हानिकारक पदार्थ मिल गए थे जो सैकड़ों सालों तक आज भी बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि युद्ध में जितने खतरनाक अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग किया जाता है, उतने अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण की संभावनाएँ होती हैं। ख़ास तौर पर युद्ध में हवाई युद्ध जब होता है, तो बहुत भारी मात्रा में लड़ाकू विमान आसमान पर उड़ने लगते हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर अ, ईंधनों का उपयोग करते हैं और वायु प्रदूषण एक विकराल अवस्था पर पहुँच जाती है। विशेष तौर पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का नाम आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण किया था एक तरह से। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण का ये रूप स्पष्ट होता है और मानव की वे गतिविधियाँ जो वर्तमान में वायु प्रदूषण को चरम सीमा तक पहुँचा चुकी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अब एक प्रयास करने की आवश्यकता है, एक ठोस पहल जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण को पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक नियंत्रित करें, जो मानव के लिए भी सही होगा। क्योंकि मानव का सीधा-सीधा अस्तित्व जुड़ा है वातावरण से, प्रकृति से और प्रकृति का ही एक अंग है वायु। वायु प्रदूषण के बाद हम जल प्रदूषण की बात करेंगे। देखेंगे जल प्रदूषण में भी कौन-कौन से कारक आते हैं,
कौन-कौन से तत्व आते हैं। हालाँकि इससे पहले हम वायु प्रदूषण का एक और खंड अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ हिस्सा शेष रह गया है जिसे हम स्पष्ट करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।